हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो इस सेशन में हम एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। ये 1 जुलाई 2024 के शिफ्ट 3 का पेपर है। हम यहाँ पर सभी 25 सवाल करेंगे, है ना। और मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 10 क्वेश्चंस जो है वो बढ़िया है ना। बढ़िया का मतलब हमने क्या क्राइटेरिया रखा है कि जिसे 50% से कम स्टूडेंट्स ने सही किया हो, दूसरा 1.5 मिनट से ज़्यादा का समय लिया हो। तो अगर आपने 50% सिलेबस किया है तो आप इस सेशन को पूरा देखें, भले आप 2x पर देख लेना, लेकिन सवालों को खुद पहले ट्राई करना और आपको पकड़ में आते रहेंगे कि भाई हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपने एसएससी की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज की किताब नहीं ली तो आप किरण की प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज किताब ले सकते हो। काफ़ी टॉपर्स ने आपको ये रिकमेंड करी होगी। मेन बात है यहाँ पे सभी सवाल टीसीएस के पीवाईक्यूज है और पूरा जो चैप्टर है वो टाइप वाइज फॉर्म में जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये सब फास्ट करने वाले सवाल हैं, टाइम सेविंग सवाल है। बॉड मास लगा दोगे 36/6, 6/3 यानी कि 2। क्या करना है, केवल अपने को प्लस और माइनस से ब्रेक कर देना है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो इससे पहले को एक साथ सॉल्व कर लो, यहाँ पर माइनस है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक साथ सॉल्व कर लो और माइनस और प्लस से आपने को ब्रेक करना है। तो ये क्या आएगा, 18 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 2, 2 और 2 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ पर क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। 12 डिवाइडेड बाई 6 ये आ जाएगा आपका 2 और 2 इंटू में 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी माइनस में 5। अब मेन बात यार यहाँ पर यही होती है, किसी से भी गड़बड़ी हड़बड़ी में हो सकती है सिंप्लीफिकेशन में, तो आराम से करना है। कहीं पर भी डाउट आ जा रहा है एक स्टेप बढ़ा दो, लेकिन गलती ना हो। 10 - 5 यानी 5 इज द राइट आंसर। ठीक, क्या कह रहा है, इफ 1 2 3 4 5 6 7 y इज डिविजिबल बाई 11, तो बताइए y की वैल्यू क्या है। फटाक से क्या करेंगे, लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 y। तो ये सम देखो 6 + 4 10 + 2 12, 12 + y। तो या तो सम बराबर होगा या फिर डिफरेंस जो है वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। तो या तो ये इसके बराबर हो जाए या डिफरेंस 11 का मल्टीपल। डिफरेंस 11 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता, यानी डिफरेंस 0, यानी ये इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 4। डन, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाई 35%, तो बताइए देन हाउ मच परसेंट हाउस होल्डर रिड्यूस इट्स कंजम्पशन, है ना। प्राइस बढ़ गया, कंजम्पशन को कितना कम करें ताकि कोई बदलाव ना आए खर्चे पर, एक्सपेंडिचर पे। कैसे करते हैं, 35% का मतलब क्या हो गया 35/100, यानी कि प्राइस 100 से कितना हो जाएगा 135, है ना। तो हमें कितना कर देना है 135 हो गया, यानी कि हमें वापस यहां से यहां आना है, यानी मेरे को 35 की कमी करनी है कितने पर, 135 पर। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई पहले करना चाहते थे तो कर सकते थे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100 से। 5 से गए कितनी बार, 7 बार। 5 से कितनी बार गया, 5 2 10 और 5 7 35। तो 700/27। अगर आप देखोगे सभी में नीचे 27 है और सभी में यहाँ पर 25 है, तो हम फटाक से देख सकते हैं ना, जैसे ये कितना हो गया, छोटी छोटी चीजें, जैसे 700/25 हो गया। ठीक है, तो या तो मैं डिवाइड कर जाऊं, सॉरी नॉट 25, 27 तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं, 7 5 35 + 2 7, नहीं, यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए। 7 5 35 + 5 40, बिल्कुल ये हो जाएगा। 7 5 35 + 3 नहीं, 7 5 35 + 4 नहीं, 0 नहीं बन रहा है। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो प्रैक्टिकली एग्जाम में की जा सकती हैं। एग्जाम में आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 90% केस में आपका डिजिट सम वहां पर हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, क्या काम करता है, यूनिट डिजिट काम करता है, और यूनिट डिजिट अगर काम नहीं करता तो फैक्टर की हेल्प ले लेते हैं। डिजिट सम कभी कभी रेयरली काम कर सकता है, वो भी हम कब यूज करेंगे वो हम बीच बीच में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीजेस फ्रॉम 2500 से 3000, तो बताइए कितना परसेंटेज बढ़ गया। तो अब यहाँ पर एक किस टाइप का पेपर हो रहा है अपना अभी तक, कि अभी तक इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी 2-4 सवाल अच्छे एक साथ भी अपने को मिल सकते हैं। तो 25, 2 0 से 2 0 गए, 25 से 30 हो रहा है, यानी कि कितने का इंक्रीज हो रहा है, 5 का, कितने पर, 25 पर। तो 5/25 इंटू में 100,
तो 25 से गया 4 बार, 5 4 20, 20% इज डन। नेक्स्ट, if the selling price of 100 pen is equal to cost price of 140 पेन, तुरंत कर दोगे। 100 का सेलिंग प्राइस बराबर है 140 का कॉस्ट प्राइस, 0 से 0 चला गया, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 14 है, तो कितना परसेंट अधिक हो गया? 40%। खत्म। नेक्स्ट, a shopkeeper gives a discount of 10% and still earns 10% profit. The mark price of the item is how many times? ठीक है, द कॉस्ट प्राइस। पहले क्या पूछता था? बताइए कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक है। इस तरीके से जब भी आपको एक सवाल दिखता है कि इतना डिस्काउंट देने पर भी इतना प्रॉफिट, तो तुरंत क्या लिखते हैं हम? सीपीएमपी का रेशियो। एक ये स्टैंडर्ड रूल अपने बनाया है। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना? 90, 100 प्लस प्रॉफिट कितना? एमपी, तो 110। मैंने याद करने का ही बताया था। अच्छा, और क्या आ जाता है? कभी कभी कहता है इतना डिस्काउंट देने पर भी इतना लॉस। तो डिस्काउंट जो है वो देखो ये याद रखो, सीपी और एमपी का रेशियो रहता है, ठीक है। तो सीपी कम होगा और एमपी अधिक होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा भाई। जितने रुपए का एक्चुअली मैंने खरीदा उससे अधिक मैं मार्क करूंगा, अंकित करूंगा। तो इस सवाल में देखो हमें पता है हाँ यार, सीपी हमारा छोटा रहना चाहिए, एमपी बड़ा होना चाहिए। तो डिस्काउंट कम किया जाता है तो माइनस कर दिया 100 में से, प्रॉफिट ऐड किया जाता है तो ऐड कर दिया। ये चीज याद रखनी कि सीपी और एमपी इस तरीके से। अगर लॉस दे देगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट, वो भी यहीं पर। अगर वो कह दे 15% का लॉस है तो 100 माइनस 15, 85 आ जाएगा, ठीक। तो ये सीपी और एमपी का रेशियो पता चल गया। इसने कहा है कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सीपी इज इक्वल टू एमपी। भाई सीपी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि एमपी आ जाए? यही तो कह रहा है। तो 0 से 0 कट गया। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करें? तो आपने कहा सर 11/9 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 11/9 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 आ जाएगा, एमपी आ गया। 11/9 की वैल्यू बता देनी है, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करो, 9 1 9, फिर आगे डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल आ गया, कितना हो गया? 20, 9 2 18, फिर आ गया 20, 9 2 18, 1.22 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस हो गया। डन। नेक्स्ट, an amount becomes double in 7 years on simple interest, the amount would be 4 times in how many years on the same rate of simple interest? कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है अगर कम सवाल लगाए? यार अमाउंट का मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल ही है कि मैंने जो धनराशि इन्वेस्ट करी वही यहाँ पर अमाउंट कह रहा है ना। तो हिंदी में साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कई बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ट्रिक मत पकड़ो, ये याद रखो कि सिंपल इंटरेस्ट में मुझे जितना इंटरेस्ट एक साल में मिल रहा है, हमेशा मुझे उतना ही इंटरेस्ट हर एक साल मिलेगा अगर रेट नहीं बदल रहा है। वो क्या कह रहा है कि पैसा डबल हो गया, यानी कि पैसा डबल हो गया तो यानी पी मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे पी और ब्याज मिलता है कितनी साल में? 7 साल में। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि पी ब्याज मिलता है 7 ईयर्स में। कुछ लिखना नहीं है। 1 इन्वेस्ट कर रहा हूं तो एक इन्वेस्ट किया तो 1 रेशियो ब्याज मिल रहा है 7 साल में, तो वो अमाउंट 4 गुना कितने साल में हो जाएगा? यानी कि 1 + 3, यानी ब्याज कितना और चाहिए? 3 ब्याज चाहिए। 1 ब्याज मिलता है 7 साल में तो 3 ब्याज मिलेगा 21 सालों में। अगर यहीं पर अगर हम चेंज कर दें द इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसकी जगह मैं लिख दूं कि जो ब्याज मुझे मिलेगा वो 4 गुना हो प्रिंसिपल का। ये कब होगा? तो अब केवल अगर फॉर्मूला लगाओगे, कई होता है ना जितना नंबर ऑफ टाइम्स है उसमें से 1 घटा के मल्टीप्लाई कर दो, वो सारा कुछ मत रटो। एक चीज को पकड़ो कि भाई 1 मैंने इन्वेस्ट किया, 1 और मिल रहा है 7 साल में। अब मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए? पैसे को 4 गुना चाहिए तो 3 इंटरेस्ट चाहिए तो 21 साल में। अगर वो कहते ब्याज 4 गुना हो जाए तो 4 7 या 28, यहाँ 28 भी आंसर हो सकता था और ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। तो केवल फॉर्मूले को रटेंगे नहीं। आगे बढ़िए। ए रेशियो बी की वैल्यू है, बी रेशियो सी की वैल्यू, तो ए बी सी की बता दो। तो बी को क्या करते हैं? कॉमन करते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 और 7 2 जा 14, नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब यार करने को तो कई तरीके हो सकते हैं। छोटे छोटे सवालों में इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे कि हम चेक करें कहाँ पर रेशियो 3 7 है। तो देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, केवल यहाँ पर है। ए और बी का रेशियो 3 7। भाई अगर ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है तो ए बी का चेंज नहीं होगा, बी सी का चेंज नहीं होगा, बस बी यहाँ पर सेम हो जाता है। क्लियर है? चलिए, इन व्हाट रेशियो
मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 60 और 75 को किस अनुपात में मिला दें ताकि 65 का मिक्सचर बन जाए। तो 60 और 75 को मिलाना है, 65 बढ़ाना है, बड़े में से छोटे को घटा दो 5 आ गया, बड़े में से छोटे को घटा दो 10 आ गया, तो 2:1 आ गया। 2:1 रेशियो में हमेशा याद रखना जब भी आंसर गिवन हो, जैसे हमारा आंसर 2:1 आया तो उसका अपोजिट देखो 1:2 भी है ना, तो वहां पर गलती ना हो जाए। यहां तो हमें पता है 60 और 75 को मिलाना है तो 2:1। कई बार और कोई सवाल होगा वहां पर बॉयज टू गर्ल्स आपने निकाल दिया, गर्ल्स टू बॉयज पूछा है, आप भूल गए, तो बस देखो रेशियो में उसका उल्टा है तो एक बार क्रॉस चेक करेंगे, यहां जरूरी नहीं था, ठीक है ना। तो अभी तक देखा 9 सवाल थे, 9 के 9 हलवा थे। अब जाके आया एक थोड़ा ठीक सवाल। ठीक सवाल इस हिसाब से नहीं कि आसान है या मुश्किल है, ठीक सवाल इस हिसाब से कि 33% बच्चों ने ये सही किया है, ठीक है ना। 50 से कम जितना भी होगा मतलब वहां से कुछ सीखने को मिल सकता है। क्यों था भाई, अच्छा सवाल देखते हैं। पी पेज क्यू अ सम ऑफ 150 रुपए यूजिंग, पी ने क्यू को 150 रुपए दिए हैं, कैसे, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की मदद से। ही यूजेस अ टोटल ऑफ 50 कॉइन्स, टोटल मिलाकर उसने 50 कॉइन यूज किए और 2 और 5 रुपए के सिक्कों का जो रेशियो है वो 5:2 है। तो बताइए उसने कितने 10 रुपए के सिक्के यूज किए हैं। तो चलो भाई आ जाओ बिल्कुल। अब ये सवाल क्यों मुश्किल लगा, क्योंकि इसे बेसिक से उठाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जहां से पढ़ते हैं वहां उन्हें बोल दिया जाता है कि देखो भाई एक्स को कभी यूज नहीं करेंगे। याद रखना आज की डेट में एक्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब तक नहीं बनाएंगे एग्जामिनर ऐसे सवालों में फंसाएगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। या तो हमें ये सवाल कराए नहीं जाएंगे, तो भाई आपको बेसिक का यूज करना पड़ेगा। उसने क्या कहा है कि 2 रुपए और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनका रेशियो 5:2 है, यानी कि ये 5:2 है। ये तो कॉइन्स हैं, इसके कॉइन्स, इसके कॉइन्स और इसके कॉइन्स, इसके कॉइन्स अगर 5 है तो इसके 2 है, ठीक है। और टोटल कॉइन्स कितने 50, तो भाई इसके 5 और 2 के रेशियो में, तो मैं मान लेता हूं ये कॉइन 5x है तो ये कॉइन कितने होंगे 2x होंगे। तो 10 रुपीज के कितने कॉइन होंगे, दोनों मिलाकर कितना हो गया 7x। तो 10 रुपीज के हो गए, 50 में से माइनस कर दो 7x। क्या ये बात क्लियर है, बताओ। अगर ये कॉइन 5x है ये 2x है, यहां से हमें मिल गया तो टोटल दोनों मिलाकर 7x हो गए, लेकिन तीनों मिलाएं तो टोटल 50 है, तो 50 में से 7x माइनस करते हैं, उतने 10 रुपए के सिक्के हो गए, ठीक। तो बताओ ये हैं इतने रुपए के सिक्के और ये इतने सिक्के हैं, तो वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 5 10, इन कॉइन्स की वैल्यू 10x हो गई, इन कॉइन की वैल्यू 10x हो गई, और इन कॉइन की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सिक्के हैं ना 10 रुपए के, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 500 माइनस में 70x, और ये वैल्यू कितने के बराबर बताई गई थी हमें, 150 के बराबर, 150 के बराबर। अब देखो 10 + 10 हो गया 20, 20 माइनस 70 माइनस का 50 राइट साइड में जाएगा तो आ गया आपका 50x। 50x इज इक्वल टू ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आ गया 350, 0 से गया 0, 5 7 35, x की वैल्यू आ गई 7। उसने कहा था 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो भाई 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो इतने हैं, तो 7 7 जा 49, 50 माइनस 49, तो 50 माइनस 49 यानी कि 1, यानी कि एक सिक्का है केवल 10 रुपए का। और कोई वो हमसे पूछता तो यहाँ पर x की वैल्यू डाल देते, वो पता चल जाता। क्लियर है, तो ये सही सवाल था। टाइम देखो 1 मिनट 35 सेकंड एवरेज टाइम है, ठीक है, तो कईयों ने इससे ज्यादा समय भी लगाया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए और बी जो है किसी काम को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर पूछा है तो आप सीधे xy अपॉन x + y भी कर सकते हो, आप एलसीएम लेके करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। कितना हो गया, ये हो गया आपका 24, तो 3 से गया ये 3 बार और 3 से गया ये आपका 8 बार, तो कितना हो गया 45/8। इस तरीके से दिया है कि नहीं, तो 8 5 40 और 5/8, तो 5/8 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन। चलिए नेक्स्ट, 52% ने किया है, एकदम लाइन पर है, बॉर्डर लाइन है, 52 है ना, 50 से अधिक है, तो हमने ये भी ले लिया। चलो आप इस सवाल को देखो, सबसे पहले क्या है ना कि आप सवाल को खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, तभी मेन बेनिफिट ले पाएंगे। क्या कह रहा है भाई सवाल, अ मैन कैन रो 18 km/h इन स्टिल वाटर, तो आदमी की स्पीड दे दी है किसमें, स्टिल वाटर में। इट टेक्स हिम 2 times एज लॉन्ग टू रो अप
एज टू रो डाउन द रिवर। अब यार यहाँ पर कुल मिलाकर वो क्या कहना चाह रहा है, हिंदी में देख लो, उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दोगुना लगता है। अब अगर इसे आप बहुत बेसिक से करोगे तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल और अपस्ट्रीम धारा के प्रतिकूल, लिखोगे टाइम। ये कौन से, मान लो ये टाइम स्पेंड डिस्टेंस का कंसेप्ट लग रहा है, मैंने इस तरीके से पढ़ा रखा है यार। यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है कि भाई जितना डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है उतना ही अपस्ट्रीम जा रहा है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आपको या तो स्पीड का रेशियो दिया होगा या टाइम का, तो हमने देखा टाइम का रेशियो दिया है। उसने कहा है उसे किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना लगता है। यानी ये अगर 1 है तो ये वाला टाइम 2 है, बात सही है। तो अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड उसका इन्वर्स रहेगा, तो इनकी स्पीड का रेशियो इस टाइम पर 2:1 होगा। ठीक है, उसने हमें एक स्पीड 18 दी हुई है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है। अब आगे क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, x यानी कि बोट की स्पीड प्लस धारा की चाल x + y, और इसका मतलब होता है x - y। तो ये जो रेशियो है कितना आ गया, 2/1। जब भी a + b और a - b रेशियो में हो, इक्वल टू समथिंग हो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, पता है। तो जब लेफ्ट में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे इस फॉर्मेट में, a + b / a - b में जब भी कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते हैं तो a/b आता है। वहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम वहां पर दिस प्लस दिस कर रहे हैं, 2x आ रहा है, दिस माइनस दिस कर रहे हैं, 2y आ रहा है, फिर 2 से 2 काट रहे हैं ना, वो नहीं करो। राइट में लगा लो कंपोनेंट डिविडेंडो, तो 2 + 1 यानी कि 3 सॉरी, और 2 - 1 यानी कि 1। यानी कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 3 है, सवाल में दिया था कि 18 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू 18 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो ये आंसर हो गया। ये तो हो गया कि यार बच्चा बिल्कुल प्योर कंसेप्ट से करता जा रहा है। हम यहाँ पर बहुत सारा टाइम, बहुत सारा डाउट बचा सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान से बात को समझना, 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आगे से इतना टाइम वेस्टेज नहीं होगा। करोगे फोकस, पक्की बात है तो करो भाई। देखो ये बात 101% है कि जो यहाँ पर टाइम का रेशियो आता है उसका इनवर्स हो जाता है, बात क्लियर है। और आप ये बात भी मानोगे कि डाउन स्ट्रीम में लगने वाला समय हमेशा कम होगा। भाई जब भी आप धारा की दिशा में जाओगे तो टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी। बताओ कभी भी ऐसा हो सकता है कि मैं धारा की दिशा में जा रहा हूं और मेरी स्पीड कम हो जाए, नहीं। यानी कुल मिलाकर ये है, ध्यान से समझना कि x + y हमेशा बड़ा होगा, x - y हमेशा छोटा होगा। यानी अगर आपको सवाल में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का ही रेशियो दे रहा है तो पक्की बात है, चाहे वो टाइम दे दे चाहे कुछ दे दे, वो घुमा फिरा के आपको ये कहना चाहता है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा वाली ले लो और अप स्ट्रीम की स्पीड कम वाली ले लो। यानी हम सवाल में सीधे ऐसे कर सकते थे, मैंने देखा 2 टाइम्स का मतलब रेशियो 2:1 है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है तो मैं लिख दूंगा x + y / x - y। ये 100% इसी का रेशियो है, 100%। क्लियर। फिर हम सीधे जैसे ये सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर जाते। और एग्जामिनर क्या क्या पूछ चुका है, पूछ सकता है, वो ये भी दे सकता है आपको कि स्टिल वाटर में जो समय लगता है उससे डबल समय लगता है अपस्ट्रीम में। मैंने क्या कहा, स्टिल वाटर में जो समय लगता है उससे डबल समय लगता है अपस्ट्रीम। तो मैं समझ गया, 2 चीजें बताई गई हैं, एक x और एक x - y, अपस्ट्रीम और स्टिल वाटर। कौन सा बड़ा होगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा होगी, तो 2/1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ चलो, यहाँ कंपोनेंट डिविडेंडो नहीं लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, एक्स वाई का रेशियो निकाल लेंगे। क्या बात को समझ पा रहे हो ना, बस ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो 1 मिनट 46 सेकेंड एवरेज टाइम है, 31% ने करेक्ट किया है। मतलब 100% में से जरूरी नहीं है कि सबने ये सवाल अटेम्प्ट किया हो, और जिनने भी अटेम्प्ट किया उसमें से 31% करेक्ट है। ये तो काफी छोटा नंबर है। अब देखो क्या ये सवाल इतना मुश्किल है, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। उसने दे रखा है आपको cot A = 7, cot θ 7 कब होता है, क्या आप जानते हो, नहीं जानते तो तुरंत राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे कि अगर ये एंगल A है, tan θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये वाली साइड कितनी होगी, 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 49 + 1 50, ये √50 होगी। अब आप कॉस साइन सब कुछ निकाल सकते हो, और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो कि हम ऐसे कर जाएं वैसे कर जाएं, सीधे वैल्यू पुट करो 5। कॉस थीटा क्या होता है, B/H,
तो 5 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई √50 प्लस 4 इंटू में साइन थीटा क्या है p/h यानी कि इंटू में 1 अपॉन में √50 डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब a। कॉस थीटा क्या है आपका फिर वही है 7 अपॉन √50 है इसका क्यूब, तो 7 का क्यूब हो गया आपका 343 डिवाइडेड बाई 50 का √50 का क्यूब 50 √50 प्लस 7 साइन थीटा का क्यूब, तो साइन थीटा कितना था 1 अपॉन √50, तो ये हो गया आपका 50 √50 और प्लस 6 इंटू में साइन ए फिर आ गया आपका √50। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो 50 है ये सब जगह है वो तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया 7 5 35 प्लस 4 39 डिवाइडेड बाई यहां दोनों जगह 50 है तो 343 प्लस 7 350 350 अपॉन 50, तो 350 अपॉन 50 हो गया आपका 7 प्लस 6 यानी ये 7 प्लस 6 हो गया आपका 13 3 जा 39। बताओ क्यों हम इसे शॉर्ट करने के लिए सोचें ये करें वो करें, करेक्ट है। कोई मुश्किल नहीं है कि जब भी मुझे नहीं पता कि ये वैल्यू कितनी होती है तो तुरंत क्या करते हैं हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल और वहां से हमें तीनों साइड्स पता चल जाती है तो किसी भी चीज की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। डन। नेक्स्ट, CD is a tangent to a circle of circumference 88 सेंटीमीटर with its center at O। ठीक है भाई बना लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, अब उसने हमें उसका सर्कमफेरेंस दे रखा है, नहीं वो ये चाहता है कि यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे, कुछ जरूरत पड़ेगी। विद इट्स सेंटर O, तो हमने बनाया टेंजेंट CD। ये हो गया आपका CD इज अ टेंजेंट, तो ये C और ये D, C से D की तरफ। OC कट्स द सर्कल एट P। OC जो है ये सर्कल को P पॉइंट पे कट करता है, while OD कट्स सर्कल एट V। while OD, ये तो गलत लग रहा है क्योंकि OD मतलब O से D की तरफ जाएंगे फिर तो सर्कल खत्म हो गया। अगर ऐसे होगा बाई चांस तो कट एट V such that COD is equal to 90 डिग्री, such that COD तो 90 हो नहीं सकता क्योंकि ये भी 90 होता है। ओके, एक पॉसिबिलिटी है, तो ये फिगर यानी ऐसे तो नहीं बनने वाला, ठीक है। एक चीज हो सकती है क्या कि ना इसने फिगर, अब यार ये फिगर थोड़ा सा क्या हो गया, ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि ये चाहता है कि हम फिगर वैसे ही बनाए। उसके लिए कुछ अच्छी लैंग्वेज बोल सकता था क्या, देखते हैं। 18% ने करेक्ट किया ना, यही कारण रहा है। 1 मिनट 21 सेकंड एवरेज टाइम लग गया, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है ये टेंजेंट है CD, ऐसे कुछ कहना चाहिए था जैसे COD कह देते, है ना, कि COD इज अ टेंजेंट वेयर, या CDE इज अ टेंजेंट वेयर द टेंजेंट टच द सर्कल एट पॉइंट E। ठीक है, CDE तो D पे टच कर रहा है मान लो, इस तरीके से कहना चाहिए था। ऐसे अगर फिगर बना दे हम तो कह रहा है OC, हाँ ये पॉसिबल है। OC जो है वो कट कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट P, वाइल O से D अगर हम जा रहे हैं तो ये सर्कल को कट कर रहा है किस पॉइंट पर, V पर, ठीक है। सच दैट एंगल COD, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री हो गया। लेंथ ऑफ PC इज 6, अब PC की लंबाई 6 है तो मैं ये पता कर लूंगा। फिर ये देखते हैं, फिर व्हाट इज द हाफ ऑफ CD, CD का हमें हाफ बताना है। इफ OD एक्सीड्स OC बाई 1 सेंटीमीटर। बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज अच्छी है, और लैंग्वेज से ज्यादा इसने सबसे पहले क्या किया, फिगर में अटका दिया कि क्योंकि अधिकतर वाला कैसे ड्रॉ करने वाले, जैसे हमने पहले किया था, वो यहाँ पर कहना चाहिए था कि भाई एक टेंजेंट है CDE जहां पर D पॉइंट पर सर्कल टच करता है, तो वहां से क्लियर होता है। एग्जामिनर कई बार क्या करता है, अपने हिसाब से सवाल बना देता है और वो सोच लेता है कि बच्चे तो ये समझ ही जाएंगे। दो तरीके से टेंजेंट बन सकता था। चलो आगे कर जाए इसे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेडियस निकाल लेंगे, तो 2 पाई r, तो 22/7 इंटू में रेडियस इज इक्वल टू कितना है आपका 88। तो 22 2 जा 44, 44 से गए आपका 2 टाइम 7 2 जा 14, तो 14 और 6 ये हो गया आपका कितना 22, तो ये होना चाहिए 23, ना 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 ना
22 दूनी 44, 44 से गया ये 2 बार, ठीक है। 14 और 22 कैसे कर रहा हूँ, 14 और 6 20 आ गया ना, यानी ये है 20, तो ये वाली साइड आ जाएगी 21, तो ये ट्रिपलेट मिल गया 20, 21, 29। देखो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट कौन कौन से हैं, इस बार भी 2014 के मेंस में भी दोनों शिफ्ट में ये सवाल आया, 20, 21, 29 है ना। तो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 है ना, इधर तक सब याद कर लेते हैं। बहुत ज्यादा भी याद नहीं करने, बहुत कम भी नहीं, इतने तक याद कर लो, 7, 24, 25 और 20, 21, 29, ठीक है। ज्यादा याद मत करो, बाकी होगा तो हम स्क्वायर करके सॉल्व कर जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया CD 29 आ गया। तो उसने पूछा था CD का हाफ बताओ, तो 29 का आधा 14.5, ठीक है। 14.5 भी है, 15.5 भी है, 16.5 भी है, तो यहां पर गलती से मिस्टेक ना हो जाए, बस ये देख लेना है, ठीक। नेक्स्ट, फिर से बढ़िया सवाल। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि पहले तो लगातार इजी क्वेश्चंस चल रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, बढ़िया सवाल, फिर बढ़िया सवाल, फिर बढ़िया सवाल, और फिर से बढ़िया सवाल आ गया। यही चीज होती है जो आपको एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग करनी है। यार लगातार यू हैव टू बी रेडी, कि लगातार 3-4 सवाल भी ऐसे आ सकते हैं जो थोड़े से एवरेज से ऊपर होंगे, बस वहां पर हमें इजीली करना है, आराम से शांतिपूर्वक। इसलिए तो उसने पहले 10 सवाल इजी दे दिए, ताकि आप वहां उन सवालों को जल्दी कर लोगे और वहां का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पर 1.5 मिनट भी अगर सवाल में लगता है कोई दिक्कत नहीं है, पहले टाइम सेव कर लिया ना। आ जाओ, क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC, AB की वैल्यू 6 है, BC की 6 है और AC की 10 है। यहां से तुरंत अपने को क्लिक करना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, तुरंत दिख रहा है 3, 4, 5, देख रहे हो ना। तो कौन सी है साइड, हाइपोटेन्यूज AC, तो ये हो गया आपका AC बराबर हो गया 10 और AB बराबर हो गया 6 और ये हो गया आपका 8। आगे बताइए, लेट M बी अ मिड पॉइंट ऑन AC, M मिड पॉइंट है AC पर, ठीक है। ये 5 और ये भी 5, सच दैट BM की वैल्यू भी 5 है, B से M की वैल्यू भी कितनी है, BM भी हमारा 5 है, ठीक है। विद अ पॉइंट D, a triangle BMD is formed and the triangle BMD is similar to the triangle ABC। ये बहुत बढ़िया बात कही इसने, है ना। अब वो D पॉइंट कहाँ है हमें नहीं पता, तो हम तुरंत ऐसा करते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक और राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ABC के सिमिलर है, ABC के सिमिलर है, तो ये होगा कुछ ऐसा ट्राइंगल जहां पर संभावना है कि M पर 90 डिग्री होगा। ये तो 90 डिग्री है नहीं, ये भी नहीं होगा, या D पॉइंट लोगे वहां भी नहीं होगा, यहां कहीं मान लो हमने 90 डिग्री लेट अस सपोज बना लिया M पर, देखते हैं वैसे कहां बनेगा। और तो M B और पॉइंट लिया था एक D, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है BM अपॉन AB, यानी ये सिमिलर साइड्स आपको मिल गई, तो BM अपॉन AB, तो BM अपॉन AB इज इक्वल टू BD, तो ये हो गया आपका BD अपॉन AC, बिल्कुल सही है। अगर ये हमारा हाइपोटेनस आ रहा है तो ये भी इसका हाइपोटेनस आ रहा है, सही है, यानी दिस अपॉन दिस ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD, ये लेंथ बतानी है आपको कितनी होगी। हमें ये वाली लेंथ पता है कि BM की वैल्यू 5 है, तुरंत 5/6 इज इक्वल टू x अपॉन ये कितना था 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से गया 3 बार, 2 से गए 5 बार, 25/3, यानी ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, सही है। नेक्स्ट, अब क्या हो गया, टाइम सेविंग क्वेश्चन आ गया। कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जिसका एरिया कितना है हमारा 154, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 11 से गए ये 2 बार, 11 से गए ये 14 बार, 2 से गए ये 7 बार, रेडियस आ गया 7, तो 2 पाई आर की वैल्यू पूछ रहा है, 44 करेक्ट है, सही है। आगे, इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज 8, तो बताइए उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। कई बार मैंने बता रखा है, कंफ्यूजन होती है उसे दूर करो। ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये हो गया आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर आप देखेंगे तो ये हमें प्लस और माइनस में डाउट रहना चाहिए, तो ये प्लस का सिंबल जैसा है और ये माइनस है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है,
अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर, वही निकालना है। डिस्टेंस का स्क्वायर यहां पर हमेशा माइनस रहता है, और यहां रेडियस 1 फिर प्लस या माइनस फिर रेडियस 2 और इसका स्क्वायर, ये एक साइड बन जाती है। मेन बात यहां पर ये आती है कि यहां पर प्लस आएगा, ये माइनस, ये याद रखो। एक तरीके से आप ये फॉर्मेट बनेगा हमेशा, डी स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर। यहां प्लस या माइनस आएगा वो इस पर डिपेंड करता है। अब देख लो भाई, ये था आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा, तो डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, इसका रूट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब हमने क्या कर दिया, देखो इक्वल टू क्या होगा 8, फिर हमने क्या कर दिया, यहां से रूट हटाने के लिए दोनों जगह स्क्वायर कर दिया, तो ये 64 हो जाएगा, यहां से रूट हट जाएगा, -81 वहां पे जाके प्लस का 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 6 12 और 2 14, 145। तो डिस्टेंस हो गया इसका रूट। अब या तो ऐसे ही दे रखा होगा या फिर इसको और ब्रेक कर सकता था क्या, नहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रूट 145 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल बिटवीन equal sides is 40, the bisector of the other two angle will intersect each other at angle of। तो ये फिगर अपने दिमाग में ही बन चुका होगा यार, ये दोनों साइड्स बराबर है, ये एंगल हमें 40 दिया हुआ है, तो जब इनके एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो ये एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ये होता है, तो 90 और 20 110, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही है। नेक्स्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इतना और उसका रेडियस 28 है। स्लैंट हाइट आपसे पूछ रहा है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर देनी है, तुरंत कर जाओ। पाई आर एल, पाई आर और स्लैंट हाइट है आपकी एल इज इक्वल टू 2200। 7 से गया ये आपका 4 टाइम्स, 22 से गया ये 22 और 4 से गया ये 25, तो कितना आ गया आपका 25। एक हैबिट आपको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है कि कहीं पर भी हम पाई देखते हैं, क्योंकि YouTube पे कई बार ये ट्रिक बता दी जाती है, पाई दिखे तो 22 यानी कि 11 से कटेगा। ऐसी हैबिट को बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि कई बार अदरवाइज आप गलत यूज कर जाओगे। यहाँ पर वो जो पाई था वो कटने के लिए था, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हैबिट ना बनाओ, पहले आप इक्वेशन लिखो, फिर देखो कि आंसर में हाँ हमारा 22 रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 11 से कटेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना मेंसुरेशन के, 30% 20% ही सवाल ऐसे होंगे जहां पर ये चीज अप्लाई होगी, अदरवाइज एग्जामिनर अब उसको लगभग रिमूव कर दिया है। वो बात और 2024 मेंस में ऐसा काम कर जा रहा था, है ना, तो वो तो हम फैक्टर से देख ही लेंगे, बट हर सवाल में उस चीज को ट्राई करने की कोशिश ना करें। 48% ने करेक्ट किया है, एवरेज टाइम 1 मिनट 7 सेकेंड है। ये 48% किसका है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसमें से 48%, ठीक है। आ जाओ यहां पर, अब देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि डिजिट सम 90% केस में काम नहीं करता। देखो 4312 4312 4312 है ना, 4322, इन तीनों का डिजिट सम सेम होगा। इसके आगे भले 10 की पावर कुछ भी दे रखा है, तो डिजिट सम आप देखना कई जगह आपका काम नहीं करता है, तो यूनिट डिजिट प्लस फैक्टर वो हेल्प करेगा। बाकी सवाल क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ रोलर इज 49 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई कितनी है 200 सेंटीमीटर। It takes 700 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground. Use pi लिखा होना चाहिए था, use pi is equal to 22/7। तो मान लो ये रोलर है, छोटा सा कंसेप्ट है, ये रोलर है, तो रोलर की हाइट दे रखी है या लेंथ, लेटा हुआ है तो लंबाई दे देते हैं, है ना, खड़ा है तो इसकी हाइट देते हैं। तो ये रोलर जब रोटेट करेगा तो जो भी हमारा ग्राउंड उसको लेवल करेगा, है ना। तो जब ये रोलर घूमेगा तो कौन सा पार्ट टच होगा, बेलन जो है, ये बेलन शेप हो गई, अभी नहीं है ये वैसा, तो जो बेलन होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही टच करेगा, उसके ये इधर उधर के एंड्स जो सर्कुलर एंड्स हैं वो टच नहीं करेंगे ग्राउंड को, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया वाला पार्ट टच करेगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा 700, क्योंकि एक बार अगर वो घूमेगा तो एक बार कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 700 बार घूमेगा तो 700 इंटू में 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई हो गया आपका 22/7, रेडियस है आपका 49 और हाइट हो गई 200। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सा ऑप्शंस देखें तो 10 की पावर कितनी होगी, तो 10 की पावर 2 और 2
4 हो गई, तो 10 की पावर 4, इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। अब 7 से ये 7 कट गया, यानी क्या मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट से कर सकता हूं? नहीं भाई, यूनिट डिजिट तो दोनों का 2 है। अब डिजिट सम में लगा तो सकता हूं, लेकिन डिजिट सम से मैंने क्या कहा, बेहतर है फैक्टर। डिजिट सम से बेहतर क्या है, फैक्टर। अब देखो फैक्टर में किसी का भी लगा सकते हो, फैक्टर में आप 11 का भी लगा सकते हो, क्योंकि 11 इंटू में 222 होता है। 2 जा 4, आप 4 का भी लगा सकते हो। देखो 4 से 22 नहीं कटता है, 4 से 12 कटता है, खत्म। डिजिट सम को हम क्यों अवॉइड करते हैं? डिजिट सम को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा या ये एग्जामिनर भी कई बार आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा 4132, तो चाहे 4132 इसको हटा के और 4312, तो डिजिट सम तो सेम आ जाएगा ना। डिजिट सम तो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है, जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, यूनिट डिजिट काम ना करे, फैक्टर काम ना करे। 99% केस में ऐसा नहीं होगा। यूनिट डिजिट और फैक्टर बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू डिजिट सम, ठीक है। तो ये रीजन है डिजिट सम फेल हो जाता है, ऐसे ऑप्शंस देता है वो अधिकतर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे आप यही ऑप्शन देखो, आप यहां पे देखो डिजिट सम अगर हम सोचें, कितने खतरनाक ऑप्शंस दे दी, 10941, सब जगह यही सेम डिजिट को घुमाया, 10941, 1094111, 1094111, 1094111। अब लगाओ डिजिट सम, ठीक है। तो डिजिट सम आप देखो खुद, यूट्यूब पे नहीं, केवल 90% पेपर्स में, 90% क्वेश्चंस में डिजिट सम काम नहीं करेगा। तो बेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, यूनिट डिजिट प्लस फैक्टर। ठीक, आ जाओ। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, तो कह रहा है कि ए को 33% ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड मिले और फिर भी वो हार जाता है इतने वोट से। तो बताइए टोटल कितने वोट्स बी को मिले। तो अब इसका मतलब क्या है कि 5552, ये किसकी वैल्यू है? अरे बच्चा बच्चा कर सकता है, बस बात ये कंफ्यूज ना होके कर देना है। देखो ए को मिले हैं 33, तो बी को कितने मिले होंगे? 7, 40 हो गया, ये हो गया 6, यानी 100 हो गया। यानी ये कितने वोट से हार गया? तो ये 34% वोट से हार गया, हाँ या ना? ये 34%, 67 इसको मिले, 33 इसको मिले, डिफरेंस आ गया 34, उससे हार गया। तो बी को कितना मिला? तो बी को मिला 67%। 34% की वैल्यू ये रही, 67% की वैल्यू ये रही। सॉल्व हो जाएगा, कर दो काटा पीटी, 2 से काट देते, 2 से गई आपका 17 बार, 2 2 जा 4, बचा आपका 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2। अब देखो मैं यूनिट डिजिट एक बार थोड़ी सी कोशिश करूंगा। तो यहां पर क्या है अपना 17 है, ठीक है। तो 7 1 जा 7, तो यूनिट डिजिट ऊपर कितनी आ गई? 7, डिवाइड बाई क्या है? 7, तो 7 1 जा 7, यानी यूनिट 1 ही होगी। और यहां पर इसने 3 ऑप्शन दे दिए 1 के। आपने देखा ना डिजिट सम नहीं काम करेगा, तो हम चाहे तो फैक्टर और ढूंढ सकते हैं। फैक्टर कैसा कि कहीं ये जो नंबर है 3 या 9 से तो नहीं कट रहा बाई चांस, और अगर आप उससे भी कोशिश करोगे तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पर क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि यहाँ पर डिजिट सम वही दे रखा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और 9 का क्या होता है? डिजिट सम। तो डिजिट सम बिल्कुल सेम है। 67 से हम डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे, तो फटाक से क्या कर जाओ, डिवाइड कर जाओ, यही बेस्ट है, ठीक है। तो 17 1 जा 17, बचा आपका 107, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 56, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, खत्म। 67 से मल्टीप्लाई करना है, कर जाओ, ज्यादा मत सोचो। 7 3 जा 21, 7 21 प्लस 2 23, 7 6 जा 42 प्लस 2 44, 7 7 प्लस 4 11, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर जाओ। 6 3 जा 18, 6 है 18 प्लस 1 19, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, 6 1 6 प्लस 3 9, कितना आ गया? 1, 8 और 3 11, कैरी गया 1, 9 और 1 10 और 4 14, 7 8 9 और 1 9 और 1 10, 109411, 109411, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही है, आगे बढ़िए। अब गिवन बिलो इज द ऑब्जर्व डाटा ऑफ द एजेस ऑफ वेरियस चिल्ड्रन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड ऑफ द एजेस, ठीक है। 20% ने करेक्ट किया, एवरेज टाइम 58 सेकेंड है, ठीक है। अब देखो मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक। तो मुझे इस डाटा का एवरेज
और मोड जो सबसे ज्यादा बार आया उसका डिफरेंस बताना है। मोड साफ साफ दिख रहा है सबसे, ये ईयर्स है। 6 लिखा है 8 बार, 7 लिखा है 3 बार, 8 लिखा है 7 बार, 9 लिखा है 2 बार और 10 लिखा है 20 बार, यही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 10। तो ये हमारा मोड हो गया। एवरेज निकालना है, मैंने बताया यार एवरेज कभी भी निकालना हो, ग्रुप्ड डाटा हो तो आप क्या करो, ये एवरेज चैप्टर में भी समझा है, या तो मैं 6 इंटू दिस करूं, ऐसे ऐसे करके निकालूं, या फिर भाई देखो टोटल पूरे का मैं एवरेज 6 मान लेता हूं, सबसे छोटे नंबर को एवरेज मान लो, है नहीं मुझे भी पता है, लेकिन हमने एवरेज एज्यूम कर लिया, एजम्पशन मेथड है 6। तो अब निकालो नेट डेविएशन कितना है। 100% है ना कि एवरेज 6 से तो अधिक होगा, तो कितना अधिक है देखो 6 से ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, जो मेरे से नहीं पढ़े हैं वो भी समझ पाए, बट उनको इतना बेसिक पता हो कि हाँ नेट डेविएशन कुछ एवरेज में होता है। तो अगर मैं एवरेज को 6 मान लूंगा तो 6 से 6 का डेविएशन 0, तो ये तो 0 हो गया। 7 कितना अधिक है 6 से? 1, 1 3 जा 3, तो मेरे पास कितना एक्स्ट्रा हो गया? 3। फिर ये कितना अधिक है? 2, 2 7 जा 14। ये कितना अधिक है 6 से? 3, 3 2 जा 6। ये कितना अधिक है? 4, 4 20 जा 80। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, हमें पता चल गया इतना एक्स्ट्रा, 6 4 10 3 13, यानी क्या 1 8 9 10, यानी 100, सही लिखा 8 9 10, हाँ 103 मेरे पास एक्स्ट्रा है। एवरेज अगर 6 होता तो इतना एक्स्ट्रा बच रहा है, लेकिन एवरेज अगर मैंने सही माना होता तो नेट डेविएशन तो 0 आना चाहिए, यानी ये सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कितने ये सारे उतनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितने हैं ये देखो जरा, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 20 20 40, यानी 103 को 40 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी मेरा जो एक्चुअल एवरेज होगा वो 6 नहीं 6 से अधिक होगा। इसलिए हम सबसे छोटे नंबर को एवरेज मानते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी वैल्यू आएगी इतना हमें इंक्रीज कर देना है। हम मानने को 8 भी मान सकते हैं, लेकिन फिर वहां प्लस माइनस का डाउट आने लगता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से सीधे डिवाइड करो, 4 2 जा 8, फिर अपना कितना आ गया 23, सही है ना, फिर 4 5 जा 20, फिर 30, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 0 से और काटोगे यानी डेसिमल लेके आओगे तो 2.575 हो गया, यानी कि हमारा जो मीन आ जाएगा वो हो जाएगा 6 + 2 यानी 8.575। ठीक है, और मोड हमारा कितना है? मोड हमारा 10 है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर टाइम्स ये है, तो 20 नहीं है मोड है हमारा 10। क्यों? एज है ना, 6 7 8 9 10 मैक्सिमम बार आई है, तो ये हमारा मोड हो गया। तो हमें करना है 10 माइनस में 8.575, तो कितना हो जाएगा ये आपका 25 हो गया, तो 600 600 400 1000 9 1.425 1.425। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, क्या कह रहा है, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पेन ड्राइव्स प्रोड्यूस्ड इन द मंथ जैन मार्च अप्रैल। जैन मार्च अप्रैल, जैन मार्च अप्रैल किसकी कह रहा है बात? पेन ड्राइव मतलब ग्रे कलर। ठीक है, तो जैन, अच्छा एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, तो जैन और मार्च लगभग बराबर है, तो जैन और मार्च बराबर, यहां भी है यहां भी है यहां भी है। ठीक है, अप्रैल ऊपर जा रहा है तो 1:1:1 तो होगा नहीं, 1:1:2 है या 3 है, तो ये लगभग 1500 है, ये 3000 ही है। ठीक है, 1:3 हो गया, नहीं 1:2, सही है ना, 1500 का डबल है 3000। अगर ये 1000 होता, ये 3000 होता, तो 1000 तो है नहीं, पक्की बात है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना है। आगे बढ़िए, कह रहा फॉलोइंग पाई चार्ट presents monthly expenditure by Sushma and Preeti in different heads. Sushma and Preeti make equal expenditure every month. अब देखो उसने क्या क्या है, कह रहे सुषमा और प्रीति बराबर खर्चा करती हैं, एकदम बराबर, यानी रुपीज में जितना ये उतना ही होना चाहिए, उसने ये परसेंटेज में दे दिया। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर डन ऑन फूड बाय सुषमा एंड प्रीति। सुषमा और प्रीति के फूड का खर्चे का डिफरेंस बताना है। फूड मतलब कि ये ब्लू स्टार्टिंग वाला, ठीक है, ये दूसरा है क्लोथिंग है। अब ये देखो कितनों ने सही किया, 60% ने। लेने का रीजन क्या रहा, 1 मिनट 36 एवरेज टाइम है। फटाक से हमें करना क्या है, रुपीज में ये भी पता चल जाए हमें। ठीक है, तो ये रुपीज में कितना है, देखो 2 जीरो सब में है। ठीक है, तो 2 जीरो तो ये हो गए, 2 + 5 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, जीरो कैरी गया 2, 6 और 2 8,
8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 7 हो गया आपका 24 और एक 25 और 25 और 5 30, यानी दोनों 30,000 है। ये वैल्यू मुझे पता ही है कितना है, ये वैल्यू है पहले की 6,000, तो 6,000 माइनस, ये बड़ा भी आ सकता है 6,000 से, छोटा भी आ सकता है, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, 15%, 15% किसका, 30,000 का, 1 2 3 4, 1 2 1 2, 15 दिया 45, तो 4500 और 6,000 का डिफरेंस 1500, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, द गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस ABCDE। ठीक है, ABCD कॉलेज का नाम है, तो ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है। What is the ratio between the number of students studying at postgraduate and graduate level respectively from college E? तो कॉलेज E की ही ये बात कर रहा है और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का रेशियो बताना है। तो एक बार हम फटाक से देख लेते हैं, क्या किसी रेशियो का अपोजिट तो नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भाई फिर हम देखें कि पहले पोस्ट ग्रेजुएट है या बाद में है पोस्ट ग्रेजुएट, तो देख भी लेते हैं। तो पहले है पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ई में 22% है, ई में 22% बच्चे हैं और टोटल बच्चे कितने, 16,800। और दूसरे वाले में ई में 20% है, कितने का, 18,900 का, तो 20% निकाल लो। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट ही जाने वाले, वो आप पहले भी काट सकते थे कि यार परसेंटेज से वो 2 जीरो कट जाएंगे। फिर अगर हम काटें तो 2 से गया ये 11 बार और 2 से गया ये आपका 10 बार, 168, 8 और 1 9, 3 से कट रहा है, तो 3 से गया ये 3 5 15, 3 6 18, ये 3 से कट रहा है आपका कितनी बार, 63 टाइम्स, 7 से कट जाएगा ये 9 टाइम्स और 7 से कट जाएगा ये 8 टाइम्स, 2 से चले जाएगा 5 बार और 2 से गया ये 4 बार, 11 4 44 और 9 5 45, तो 44 रेशियो 45 इज करेक्ट। डन है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये सेशन होता है एंड। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा।